गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी के सेकेंड चैप्टर के बारे में और टॉपिक है हमारा आज का संविधान निर्माण और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, वहाँ पर किन हालात में, किन परिस्थितियों में रंग भेद की नीति की शुरुआत हुई, दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार से गुलाम हुआ। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि दक्षिण अफ्रीका की कहानी और भारत की कहानी कई मायने में लगभग एक जैसा है। उदाहरण स्वरूप यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये समझिए ना कि जिस प्रकार से भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अब आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता होगी कि आखिर दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश क्यों बना। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वो अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका को अपना शिकार क्यों बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाना चाहूँगा ताकि आप वस्तु स्थिति को भली भांति अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पूरी दुनिया में औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत हुई थी वह ब्रिटेन से हुई थी, यानी पूरी दुनिया में कल कारखानों की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। और कोई भी कल कारखाने बिना कच्चे माल का कदापि चल नहीं सकता है। इसलिए ब्रिटेन को ये नितांत आवश्यक था कि उसके लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को प्राप्त कर सके और अपने कल कारखानों में उसे लाकर उससे नई वस्तुओं का उत्पादन कर सके। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करने जा रहा हूं। तो दक्षिण अफ्रीका जो था वो खनिज संपदाओं से भरपूर क्षेत्र था, यानी दक्षिण अफ्रीका में अपार खनिज संपदा थी, खनिज संसाधनों का प्रचुर मात्रा वहां पर उपलब्ध थी। तो इससे क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के लिए, अंग्रेजों के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्टॉक क्षेत्र मिल गया। यानी ब्रिटेन जितना चाहे उतना कच्चा माल, उतना वो खनिज संपदा दक्षिण अफ्रीका से ले जाकर अपने देश में उनसे नई वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था। तो इसके लिए आवश्यक क्या था कि दक्षिण अफ्रीका को उपनिवेश बनाना जरूरी था। तो इसीलिए साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे वो शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम थे, शारीरिक रूप से वो काफ़ी बलिष्ठ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप झारखंड में रहते हो तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप आदिवासी भाइयों को देखते हो, उनकी शारीरिक संरचना और हम अपनी शारीरिक संरचना की तुलना आदिवासी भाइयों की शारीरिक संरचना से तुलना करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। उनमें कार्य करने की क्षमता जो होती है वो हम में और आपसे कई गुना ज़्यादा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के लोगों में शारीरिक क्षमता की यदि हम बात करें कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी हट्टा कट्टा होते थे और वे किसी भी मजबूत से मजबूत काम को करने में, मतलब भारी भरकम काम करने में भी वो पूरी तरह से सक्षम थे। तो दूसरा यही वजह थे कि दक्षिण अफ्रीका को टारगेट इसलिए भी बनाए क्योंकि अंग्रेज जो थे बागानी कृषि की शुरुआत कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी। और अमेरिका में इन्हीं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका में बसाया गया था और उन लोगों से वहाँ पे बागानी कृषि करवाया जा रहा था और उससे जो वह कृषि उत्पाद प्राप्त हो रही थी उसका वे लोग उपयोग अपने कल कारखानों में कच्चे माल के रूप में करते थे। तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहला कि दक्षिण अफ्रीका को उपनिवेश इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे खनिज संपदा जो थी वो प्रचुर मात्रा में थी।
दूसरा कारण क्या था कि वहाँ के लोग जो थे वो शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम थे, हट्टे कट्टे थे, और उनको वे गुलाम बनाकर कहाँ पे ले गए कुछ लोगों को, तो अमेरिका में। आज उन्हीं अमेरिकन लोगों को एफ्रो अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। मतलब जिन अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर उस जमाने में अमेरिका में ले जाया गया था बागानी कृषि करवाने के लिए, आज उन्हीं के वंशजों को एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है, क्योंकि वो मूल रूप से कहाँ के थे, अफ्रीका के थे। एफ्रो अमेरिकन इसी वजह से उनको कहा गया। तो ये कहानी थी हम लोग दक्षिण अफ्रीका की विशेषताओं के बारे में और दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेश बनने के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि दक्षिण अफ्रीका को इस प्रकार से उन लोगों ने उपनिवेश बनाया। यही दो बहुत बड़े कारण थे। लेकिन हमें पढ़ना है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कैसे शुरुआत हुई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से लोग रहते थे, किस किस टाइप के लोग रहा करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय मेनली 4 तरह के लोग रहा करते थे। पहला वाइट पीपल, मतलब जिनके शरीर की त्वचा का रंग बिल्कुल वाइट था, मतलब जो जिनके कलर जो थे वो वाइट थे, मतलब जो गोरे चिकने थे, आप ऐसे समझिए ना, वे लोगों को क्या कहा गया, श्वेत कहा गया। और जिनके शरीर की त्वचा का रंग काला था उन्हें ब्लैक पीपल यानी कि अश्वेत की संज्ञा दी गई। और तीसरा था रंगीन। यहाँ पे रंगीन किनको कहा गया है, तो वैसे पीपल जो न बहुत ज़्यादा गोरे थे और न बहुत ज़्यादा काले थे, तो उन लोगों को रंगीन कहा गया। यहाँ पे एक यह भी तर्क दिया जाता है कि जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह कर लिए, यानी पिता जो हो गया वो गोरा हो गया और माता जो हो गई वो क्या हो गई, यानी ब्लैक हो गई। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुआ वो किस तरह के होते थे, न बहुत ज़्यादा गोरे होते थे और न बहुत ज़्यादा काले होते थे। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या संज्ञा दी गई, रंगीन की संज्ञा दी गई, यानी कलर्ड की संज्ञा दी गई। और चौथा कौन से लोग थे, तो प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय मतलब कि बहुत सारे भारत के लोग भी विभिन्न कारणों से, जैसे जीविकोपार्जन के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से बहुत सारे लोग दक्षिण अफ्रीका में उस समय रह रहे थे। तो वैसे लोगों को क्या कहा गया था, तो प्रवासी भारतीय की संज्ञा दी गई थी। तो ये 4 तरह के मेनली जो थे वो वहाँ पे लोग रहा करते थे, वाइट पीपल्स, ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल एंड माइग्रेंट्स इंडियन, प्रवासी भारतीय। ये 4 तरह के इंसान, 4 तरह के मनुष्य वहाँ पे रहा करते थे। ये मेरा कैटेगरी नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की कैटेगरी थी। लेकिन ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि वहाँ पे रंग भेद की नीति की शुरुआत हो जाती है, और रंग भेद की नीति की ऐसी भयंकर शुरुआत होती है जिससे पूरी मानवता जो है वो शर्मसार हो जाती है। किस प्रकार से वहाँ पे रंग भेद की नीति हावी थी, इस चीज को यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो आपकी जो है ना अंतर आत्मा जो है ना वो रो देगी। क्योंकि ब्लैक पीपल के साथ उस सिर्फ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर इतना क्रूर मजाक उनके साथ किया जा रहा था, उनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा था जो कहीं दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों की बस्तियां अलग होती थी और ब्लैक पीपल की बस्ती अलग होती थी। मतलब जैसे ये मान लीजिए कि एक शहर है, तो शहर का यह जो पार्ट है वो गोरों की बस्ती है और शहर का यह जो दूसरा भाग है वो ब्लैक पीपल का है। जो वाइट पीपल का इलाका होता था उनमें ब्लैक पीपल्स के लिए अलाउ नहीं था वहां पे जाना। यदि किसी वजह से ब्लैक पीपल को गोरों की बस्ती में जाने की आवश्यकता आन पड़ी है तो उनके लिए, इस कार्य के लिए उन्हें बाकायदा परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस बनवाना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि विगत माह में आप लोग देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के दौरान यदि आपके
पिताजी को या आपके गार्जियन को मार्केट जाना होता था तो उन्हें भी ई पास डाउनलोड करवाना पड़ता था, उन्हें ई पास बनवाना पड़ता था, परमिट बनवाना पड़ता था गवर्नमेंट से, तब जाके हम लोग मार्केट जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी यदि ब्लैक पीपल को वाइट पीपल के एरिया में किसी कार्यवश जाना है तो सबसे पहले उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ता था। उस एरियाज में बोर्ड लगे हुए होते थे कि काले लोगों के लिए यह जो एरिया है वो प्रतिबंधित है, मतलब इस एरिया में आना मना है। यदि आप आए तो या तो शिकारी जो कुत्ते हैं वो आपको नोच के खाएंगे या फिर आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा आपको गोली मार दी जाएगी। सिर्फ नफरत का आधार क्या है? ये ब्लैक पीपल कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, बस उनका अपराध ये है कि उनकी शरीर की त्वचा का रंग जो है वो ब्लैक है और दूसरे लोगों की जो त्वचा का रंग है वो वाइट है। बस इनका अपराध इतना ही है। ब्लैक पीपल्स लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे बस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, ये तमाम सारी चीज़ें दोनों के लिए सेपरेट होती थी। यानी गोरों के लिए अलग स्कूल, ब्लैक पीपल के लिए अलग, उनके लिए हॉस्पिटल, वाइट्स के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। इवन सामुदायिक या सार्वजनिक जो टॉयलेट्स होते थे, आप देखते होंगे कि जो शहरों में चौक चौराहों पे, विभिन्न स्थानों पे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होती है आज के दिनों में भी, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परंतु दक्षिण अफ्रीका में ऐसी स्थिति नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक लोगों के लिए अलग शौचालय होते थे और व्हाइट्स के लिए अलग शौचालय होते थे। जिस समुद्री तट पे, जिस सी बीचेज पे गोरे लोग जो जाया करते थे, उस एरियाज में ब्लैक पीपल की एंट्री बैन थी। जिस स्विमिंग पूल में गोरे नहाते थे, उस स्विमिंग पूल में ब्लैक लोगों को एंट्री नहीं थी। मतलब आप सिंपली ये समझिए कि तमाम उस साज सुविधा की चीज वो दो भागों में बटा था, ब्लैक्स के लिए अलग और वाइट्स के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। जो स्कूल्स या जो हॉस्पिटल्स वाइट पीपल के लिए होता था उनमें सभी सुविधाएं मौजूद होती थी, लेकिन अस्पताल ब्लैक लोगों के लिए भी है लेकिन उसमें कोई सुविधाएं नहीं होती थी। वो नाम मात्र के केवल हॉस्पिटल्स होते थे। स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, इन तमाम जगहों पे ब्लैक पीपल्स के साथ भेदभाव किया जा रहा था। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल होते थे, यदि उनके घर पे कोई नए बच्चे का जन्म होता था या उनके घर पे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पंजीकरण करवाना पड़ता था। आपको मैं बताऊं कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उन्होंने ही सबसे पहले इस पंजीकरण नीति के खिलाफ, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाए थे। महात्मा गांधी अपने जीवन में सत्याग्रह शब्द का कई बार प्रयोग किया, अनगिनत बार प्रयोग किए, लेकिन महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ उन्होंने किया था। इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पे उन्होंने नेटॉल कांग्रेस की भी स्थापना करते हैं। और मैं वहां की ब्लैक पीपल्स लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक पीपल्स को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर करना मना था। मतलब यदि दक्षिण अफ्रीका का कोई ब्लैक पीपल है तो उसे फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर करना नहीं है, उन्हें उस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और इसी वजह से जब महात्मा गांधी एक बार दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे तो टीटी के द्वारा
उन्हें बायजबरन यानी जबरदस्ती उसे फर्स्ट क्लास डिब्बे से नीचे उतारकर फेंक दिया जाता है। महात्मा गांधी ने इस नीति के खिलाफ भी संघर्ष किया। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो है वो किस प्रकार से हावी थी। दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से रंग भेद की नीति जो थी वो चल रही थी और वहां के लोग जो थे वो इस रंग भेद नीति से त्रस्त थी। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की शुरुआत कैसे हुई। क्या ये शुरुआत से थी, प्रारंभ से थी? जैसे ही ब्रिटिशर्स दक्षिण अफ्रीका में आए वहां पर रंग भेद नीति की शुरुआत हो गई? नहीं, दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत से ही यह रंग भेद की नीति की शुरुआत नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पहले दशक, आपको मैं दो तरह से समय बतलाने की कोशिश करूंगा कि दक्षिण अफ्रीका में 20वीं सदी के पहले दशक यानी 1900 से 1910 ईस्वी के बीच में ये शुरू हुआ। और दूसरी तरफ से मैं कहूं तो ये दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत उस एंग्लो बोअर युद्ध के पश्चात होती है, यानी 1899 से 1902 ईस्वी के बीच। यहां जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1899 से 1902 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश साम्राज्य और दक्षिण अफ्रीका के दो गणराज्य के द्वारा, दो रिपब्लिक के द्वारा मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया जाता है 1899 से 1902 ईस्वी के बीच। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक प्लस ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दोनों मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ 1899 से 1902 ईस्वी के बीच में एक भयंकर युद्ध चलता है जिसका नाम है एंग्लो बोअर वॉर। और इसी एंग्लो बोअर वॉर के बाद दक्षिण अफ्रीका में यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है, नस्लीय भेदभाव की शुरुआत होती है, जिससे पूरी मानवता जो है ना वो शर्मसार हो जाती है। और यह लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में चलती है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जब जब धरती पे बहुत ज़्यादा अत्याचार, किसी भी जगह की धरती पे जब बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगता है तो वहाँ पर भी बहुत ही अप्रतिभाशाली, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली कह सकते हो, अद्वितीय प्रतिभा के लोगों का जन्म होता है, वहाँ पर अवतरण होता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तित्व का वहाँ पे अवतरण होता है और उन्होंने इस रंग भेद नीति के खिलाफ जमकर संघर्ष किया और अंततः रंग भेद की नीति को उन्होंने समाप्त करवाने में सफलता प्राप्त की। और इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के लोग उन्हें साउथ अफ्रीकन गांधी की संज्ञा दी। तो अगले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट संघर्ष किया, कैसे उन्होंने रंग भेद की नीति का समाप्ति किया और एक ऐसा संविधान बनाया जिस पर पूरी दुनिया जो थी वो गर्व करने लग गई। आप वाकई में यदि इन तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।